गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं जो हमारे टॉपिक थी। हमारे टॉपिक थी फॉर टाइप्स ऑफ डिटेल एस्टिमेशन। टाइप्स ऑफ डिटेल एस्टिमेशन के बारे में तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डिटेल एस्टिमेशन के बारे में बताया था। अब डिटेल एस्टिमेशन तो हो गया, लेकिन उसके बारे में कोई पार्ट्स होंगे ना, कई पार्ट्स में डिफाइन है कि किस किस स्टेज पे किस किस लेवल पे कौन कौन सा वर्क करना चाहिए। देखिए आप मैंने बिल्डिंग स्टार्ट की, हमने कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, तो पहले एक्सकवेशन, पहले खुदाई करेंगे ना। सपोज पहले खुदाई करेंगे, फिर फाउंडेशन डालेंगे, फिर बीम आएगा, फिर कॉलम आएगा, फिर छत आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर मतलब दूसरा छत होगा, फिर पेंटिंग होगा, फिर ईंट की दीवार होगी। तो सारे काम हो रहे ना, हर एक वर्क का अलग अलग स्टेज होता है, मतलब अलग अलग लेवल में डिवाइड किया गया। जैसे कि आप फाउंडेशन लेवल अलग हो गया, फ्लिप लेवल अलग हो गया, स्लैब लेवल अलग हो गया। तो मतलब कि मेरा कहने का ये मैं कहना चाहता हूँ कि हर लेवल को अलग अलग नाम दिया गया, तो इसलिए हर लेवल का अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन होता है। जैसे अलग अलग मटेरियल का कैलकुलेशन होता है, सारी मटेरियल का एक में तो कैलकुलेशन होता है, लेकिन सबकी यूनिट अलग होती है, सबकी मात्रा, सबकी यूनिट, सबकी क्वांटिटी, मात्रा, सबका रेट, सब सारी चीजें अलग होती हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो मटेरियल की क्वांटिटी, क्वालिटी और कॉस्ट जितनी रहती है, उस हिसाब से हम उसको एस्टिमेट करते हैं, आकलन करते हैं उसका। तो यही इसी में देखते हैं, इसमें डिटेल में क्या होता है टाइप ऑफ डिटेल एस्टिमेशन में। टाइप ऑफ डिटेल एस्टिमेशन, एस्टिमेट। टाइप्स ऑफ डिटेल एस्टिमेट। पहला क्वांटिटी एस्टिमेट, क्वांटिटी, क्वांटिटी एस्टिमेट, एस्टिमेट ऑफ आइटम रेट एस्टिमेट, नेक्स्ट रिवाइज एस्टिमेट, नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, कंप्लीट, कंप्लीट एस्टिमेट, एनुअल मेंटेनेंस, स्पेशल रिपेयर, ठीक। तो ये देखिए 5-6-7 तरह के हमारे एस्टिमेट है, मतलब कि कितने तरह के कौन कौन से एस्टिमेट है। चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। पहला क्या है, क्वांटिटी एस्टिमेट। क्वांटिटी की कितनी मात्रा लगेगी किसी भी मटेरियल की। अगर हमें छत की ढलाई है, उसमें सीमेंट, गिट्टी, बालू व पानी से कितने लगेंगे, प्लस कितना वर्कर लगेंगे। ये वर्कर का भी एस्टिमेट होता है। ऐसा नहीं है कि वर्कर का एस्टिमेट नहीं है, कोई वर्कर जितना उतना काम वर्कर लगा देंगे।
अब सोचिए हम उतना ही वर्कर लगाएंगे जितने से मेरा काम हो जाए। फालतू का पैसा तो हम दे रहे हैं किसी को। किसी प्रोजेक्ट का अगर बहुत ज्यादा वर्कर का काम कम है, काम 5 लोगों का है, वहां हम 10 लोग लगा रहे हैं, 10 बंदे लगा रहे हैं, तो हमारा कॉस्ट तो बढ़ रहा है ना, प्रोजेक्ट का कॉस्ट तो बढ़ते जा रहा है। तो ऐसा काम नहीं करेगा। और ये भी नहीं करेंगे जहां 5 लोग का काम वहां एक ही को लगाएंगे, 1 या 2 को लगाएंगे, वो भी चीज नहीं होगी। क्योंकि हमारी जो वर्क की क्वालिटी होगी, जो क्वालिटी होगी और जो टाइम बहुत डिले हो जाएगा, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाएगा, और जो क्वालिटी हम चाहिए वो क्वालिटी हमसे नहीं मिलेगी, हमारा वर्क पीछे ही चलता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब हमको पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। अभी अगर कहीं गवर्नमेंट अथॉराइज्ड साइट है तो उस साइट पे हमें पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। तो इस चीजों का भी बहुत ध्यान रखना है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट भी हमारा अच्छा होना चाहिए। रिवाइज एस्टिमेट को क्या करते हैं, उसको रिवाइज कर लिया जाता है ताकि कोई चीजें छूटी हुई हो तो वो भी हो जाएगा। या फिर ऐसा हो रहा है कि कहीं पे मैंने वर्क स्टार्ट किया और जो रेट हो रहा है वो बढ़ता चला जा रहा है, वो जो 10% से ज्यादा हो रहा है। इसका कोई एस्टिमेट मैंने किया, प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो हो सकता है थोड़ा बहुत 2-4% तो रेट जा रहा है, हमारा एस्टिमेट जा रहा है। लेकिन यहाँ 10% अगर एस्टिमेट हो गया तो क्या करेंगे, हम उसको फिर से रिवाइज करेंगे, उसको चेक करेंगे कहाँ पे क्यों जा रहा है, या फिर उसको डिस्कस करेंगे। अगर ये चीज हो सकता है तो अगर मैनेज हो सकता है तो क्लाइंट मैनेज करेगा, नहीं तो फिर उसको चीज को रोका जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट में अगर कोई एक्स्ट्रा वर्क आ गया, कोई एडिशनल वर्क, हम वर्क कर रहे हैं प्रोजेक्ट के, ठीक है हमारा वर्क प्रोजेक्ट चल रहा है, बट एज ए सेम टाइम क्लाइंट का क्या हुआ कि मैं ये कुछ एक्स्ट्रा पुट करना चाहता हूँ। एक्स्ट्रा थिंग अगर डालेगा, एक्स्ट्रा थिंग कुछ लिए कोई डेकोरेशन के लिए बना दिया या फिर 1-2 फ्लोर और ऐड कर दिया, तो उस केस में क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट को क्या करेंगे, फिर इसको एक फिर बिल पे प्रिपेयर करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कहीं कॉर्नर में लिख देंगे या ब्रैकेट में लिख देंगे कि मैंने ये काम एक्स्ट्रा कर लिया, वैसे नहीं होगा। उसकी फिर से टोटली बिल प्रिपेयर होगी। क्योंकि जब भी हम पेमेंट करते हैं तो कहीं पे पेमेंट होता है वर्क के हिसाब से पेमेंट होता है, या तो फिर डेली वे प्रोजेक्ट डेली वे पे होता है, डेली जितना काम करे उस हिसाब से पेमेंट होता है, या तो फिर जितना वर्क है, जितना डायमेंशन का मेजरमेंट में वर्क किए उसका पेमेंट होता है। तो वही हमारे इसलिए रहता है ताकि हमें पेमेंट करने में और पेपर मुझे समझने में आसानी समझी जा चल सके कि इतना एक रिकॉर्ड हो जाता है हमारे पास कि मैंने इतना पैसा किया, इतना मेरा वर्क हुआ, इतना पैसे और लगेंगे, या इतना इन्वेस्टमेंट मेरा हुआ है, आगे का कितना इन्वेस्टमेंट होगा, वो सारी डिटेल हमें यहाँ से पता चल जाती है। रिवाइज में वही जो सप्लीमेंट्री है, रिवाइज एडिशनल है, उसको रिवाइज तो करेंगे, वो चीजें ध्यान देनी। अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो पता चला कि मैंने 10 करोड़ एस्टिमेट लेके चला था, वो 15 करोड़ पहुंच गया, तो 5 करोड़ का एस्टिमेट कहाँ गया, तो वो तो बाद में हो सकता है क्लाइंट कैपेबल ना हो, उसकी इतनी क्षमता ना हो, तो उस चीज को पहले से बता के चलेंगे भाई देखिए ये चीजें हो रही है तो इतना कॉस्ट आएगा, तो आप वो मैनेज करके चलेगा, या फिर जो भी उसका ऑप्शन होगा वो करेगा। एक होता है कंप्लीट स्टेटमेंट, पूरी स्टेटमेंट को कंप्लीट, मतलब कि सारी वर्किंग ऑर्डर जो छोटी मोटी है बिल लेकर के सारी खर्च वर्च जितनी है, मशीनरी खर्च है, लेबर खर्च है, वर्कर चार्जेस है, मटेरियल कॉस्ट है, और भी जो एसेसरी छोटी मोटी चीजें हैं, वो क्या होता है कंप्लीट स्टेटमेंट आया, मतलब पूरी एक कंप्लीट स्टेटमेंट कि मेरा इतना प्रोजेक्ट जो वर्क है इतने में पूरा ही कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट स्टेटमेंट हो जाते हैं हमारे। एनुअल मेंटेनेंस रिपेयर स्टेटमेंट, बिल्डिंग बनाई, कोई भी चीज है, कोई भी मशीन है, चाहे कुछ भी हो, उसको मेंटेनेंस चाहिए ही चाहिए होता है। कहीं डैमेज हो गया, कहीं क्रैक आ गया, कहीं टूट गया, तो क्या होता है उसको मेंटेनेंस चार्जेस भी, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी बनाना पड़ते हैं। मेरी कितनी एनुअल चार्जेस, मतलब कि यहाँ एक बिल्डिंग बना के दी कहीं पे, मैंने सोचिए बिल्डिंग, एक बिल्डर है
वो बिल्डिंग बना के दिया, उसने बोला, क्या बोला कि मैं 4 साल तक आपकी रिपेयरिंग मेरी रहे, अगर रिपेयरिंग कोई आ गई या कोई ऐसा छोटे मोटे प्रॉब्लम आएगा तो मेरा वर्क है, वो मैं कंप्लीट करूंगा उसको। तो उसका भी एस्टिमेट बनाएगा कि भाई जितना 1 साल में रिपेयरिंग का कॉस्ट लगा है उसका एस्टिमेट बनाना पड़ेगा ना, कि हमारा रिपेयरिंग का इतना कॉस्ट रहा है, क्योंकि जो हम क्लाइंट है उसे भी वो भी देखे, और फिर जो जिसकी ऑनर है, कंपनी के मालिक है, जो ऑनर है, जो या प्रोजेक्ट मैनेजर है या कोई भी जो है, जो आपसे जिसको आप रिपोर्ट करते हैं, तो आपसे एक एस्टिमेट लेगा कि आपने जो मैं वो खर्च वाला जो रिपेयरिंग चार्जेस लगी थी वो कितनी लगी थी। तो आपको उसी में एनुअल मेंटेनेंस के रिपोर्ट में ही आपको उसे शो करना पड़ेगा। तो ये होती है हमारी एस्टिमेट। एक होता है स्पेशल रिपेयर एस्टिमेट। स्पेशल रिपेयर मतलब एनुअल मेंटेनेंस, ये तो हो गया मेंटेनेंस चार्जेस, जैसे प्लम्बिंग वाला चीज हो गया, कहीं से छोटी मोटी लीकेज है तो उस कंडीशन में होगा एनुअल मेंटेनेंस रिपेयर। और स्पेशल एस्टिमेशन में होता है कहीं बिल्डिंग में कोई पार्ट डैमेज हो गया, कहीं क्रैक्स आ गया, या छत की सीपेज स्टार्ट होने लगी, चूने लगा छत, या पाइप फट गई है, पाइप में लीकेज है, तो वो क्या होता है, वो हमारा स्पेशल रिपेयर एस्टिमेट में आता है। तो हमको स्पेशली किसी पार्ट को, किसी मेंबर को स्पेशली, ऐसा नहीं पूरी बिल्डिंग को, होल बिल्डिंग को रिपेयर कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, वो सब चीजें नहीं, किसी पार्ट में, किसी स्पेशल पार्ट में हमको कहीं पे डैमेज हो गया है तो, या रिपेयरिंग की आवश्यकता है हमें, तो उस कंडीशन में हम स्पेशल रिपेयर एस्टिमेट करेंगे। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा टाइप ऑफ डिटेल एस्टिमेट ने था, और मैंने इसको समझा भी दिया। और 2 तरह का एस्टिमेट था ना, एक डिटेल एस्टिमेट था, एक अप्रोक्सीमेशन एस्टिमेट था। तो डिटेल वाला जो हमारा पोर्शन था, डिटेल वाला एस्टिमेशन हमारा पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अब चलेंगे अप्रोक्सीमेशन एस्टिमेट। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट अप्रॉक्स मतलब किसी चीज का अप्रोक्सीमेशन जो एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट तो तब तक नहीं आता जब तक पूरी बिल्डिंग ना बन जाए, तो 4-5% डेविएट करती रहती है, मुंह में होता रहता है, चेंजेस रहता है, बट 10% के अधिक आ जाएगा तो रिवाइज कर रहे हैं ना भाई, रेट का रिवाइज करेंगे कि वो रिवाइज भी करना जरूरी, हमें पता होना चाहिए कि भाई कितना जा रहा है उसके लिए। तो देखिए पहला it is the normal practice to work out the approximate estimate of structure before it देखिए, it is a normal practice to work out the approximate estimate. It is a normal practice
टू वर्क आउट द अप्रोक्सीमेट स्टेट। तो मतलब कि अप्रोक्सीमेट स्टेट को, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन को, आकलन को, अप्रोक्सीमेट मतलब लमसम होता है ना, अप्रोक्सीमेट मतलब कि थोड़ा कम बेसी चलता है, उस एस्टिमेट में कम बेसी चलता है। ये मतलब कि जो कम डिटेल होता है इसमें कम बेसी नहीं होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस इसमें चलेगा लमसम थोड़ा बहुत कम बेसी चलेगा। इट इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस टू वर्क आउट द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर बिफोर इट डिटेल एस्टिमेट। मतलब डिटेल एस्टिमेट करने से पहले जो एस्टिमेशन करते हैं, डिटेल एस्टिमेशन करने से पहले जो एस्टिमेशन करते हैं उसको क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन। जैसे मैंने क्या किया, एक बिल्डिंग की है, अब समझा रहा हूं अप्रोक्सीमेट में क्या होता है। एक बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी आई, हमने सोचा 15 करोड़, 15 करोड़, और ये क्या अप्रोक्स, अब आया 14.5 करोड़, ये डिटेल, मतलब कि ये पूरा कंप्लीट आएगा, मतलब एक एक रुपए कंप्लीट ये बताएगा, अप्रोक्स ये डिटेल में एक एक रुपए कंप्लीट बताएगा। सोच लीजिए कि 14 करोड़ 50 लाख, चाहे जो भी है, 14 करोड़ 50 लाख 80,000 20 80,000 10, तो जो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एक एक रुपए तक का ये वैल्यू बताएगा, बट ये 15 करोड़ तक का नियर अबाउट वैल्यू बता दिया। तो पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, तो ये हमारा हमेशा सही है, ये भी सही है कि भाई लमसम मैंने बता दिया इतना कॉस्ट आएगा, बट ये क्या बताया 14 करोड़ 50 लाख 25,220, कुछ भी हो, मतलब मैं बता रहा हूँ, वो चीज है नहीं, मैं कह रहा हूँ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये चीजें हो सकती है। तो ये होता है हमारा डिटेल, ये होता है अप्रोक्सीमेट, समझ में आया। तो हमें डिटेल करने से पहले एक लमसम अप्रोक्स देख लेते हैं ताकि कितना है, उसी के हिसाब से हम वर्क करते हैं। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन, लमसम आकलन कर सकते हैं। अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, अप्रोक्सीमेट में भी कुछ तो पॉइंट होंगे, जैसे डिटेल के थे उसे अप्रोक्सीमेट किए होंगे। पहला क्या है, preliminary studies, second investment, third financial aspect, tax services, tax schedules, insurances। देखिए तो ये तो हमारी है, देखिए एक 1 बाय 1 देख लेते हैं इसका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का। प्रिलिमिनरी स्टडीज में हमारा आ जाएगा, मतलब जैसे लेबर चार्जेस हो गए, मतलब कहने का मतलब ये जैसे कि जितना वर्कर लगेंगे, प्रिलिमिनरी स्टेज में पहले से लेकर जो है कितना वर्कर लगेंगे, कितना वर्कर लगेगा, कितना टाइम लगेगा, लेबर एंड टाइम, मतलब इसमें ये देखें कि प्रिलिमिनरी मतलब सबसे फर्स्ट होता है, प्राइमरी एक तरह से कह सकते हैं, प्राइमरी स्टेज हो सकता है, कह सकते हैं। तो उसमें क्या देखेंगे, पहले लेबर और क्या देखेंगे कि हमारे टाइम, लेबर एंड टाइम, मतलब कितना लेबर लगेंगे और कितना टाइम मुझे प्रोजेक्ट बनाने में लगेगा। तो उसका प्रोजेक्ट का टाइमिंग भी, शेड्यूल भी बनाई जाती है, कितना शेड्यूल हमको इतना टाइम लगेगा। नेक्स्ट हुआ इन्वेस्टमेंट, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्ट करेंगे, कितना फायदा मिलेगा, ये भी तो देखना है कि तो अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट भी तो लेंगे। या एक बिल्डर अगर घर बना रहा, रूम बना रहा है, फ्लैट अगर बेच रहा है तो उसमें से सिर्फ प्रॉफिट भी देखेगा, ऐसा नहीं कि उसने बनाया 30 लाख का बेच रहा 25 लाख का,
ऐसा तो होगा नहीं, अगर वो 25 का बनाया है तो 30 का बेचेगा। तो वो भी देखना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितनी आ रही है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट कि फाइनेंशियल मेरे पास उतना है कि नहीं, प्रोजेक्ट तो कह के स्टार्ट कर दिए, स्टार्ट करने का तो स्टार्ट कर दिए, फिर मेरे पास उतना बैलेंस है कि नहीं, बैकग्राउंड बैलेंस मेरे पास है कि नहीं उस प्रोजेक्ट को खर्च बनाने के लिए, चाहे गवर्नमेंट के पास हो, चाहे पब्लिक अथॉरिटी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट अथॉरिटी हो, कोई भी अथॉरिटी हो, वो अपना बजट देखती है कि अगर मेरे पास इतना बजट है तो बजट के हिसाब से वो वर्क करती है। टैक्सेस, अब टैक्स शेड्यूल्स भी आते हैं, टैक्सेस में आप उसका टैक्स दे पाएंगे उस रीजन में, उसका टैक्स कम है या ज्यादा है, या टैक्स के हिसाब से बिल्डिंग बनाने पर टैक्स भी होगा, टैक्स तो देना पड़ेगा, टैक्स रहेगा तो टैक्स कम है या ज्यादा है, या तो वो भी चीजें देखनी पड़ेगी। इंश्योरेंस भी देखनी पड़ेगी कि उसके टाइप इंश्योरेंसेस क्या है हमारी। इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट भी जरूरी है उसकी, कि इंश्योरेंस भाई कोई कंडीशन हो, कोई डैमेज हो गए, क्या कोई ये जैसे कि अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, उस कंडीशन में कुछ अगर डैमेज हो गया या कुछ, तो उसका इंश्योरेंस या कुछ आधा बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ परसेंटेज, तो वो सारी चीजें अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन का, तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट करते समय वो सारी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट में देखना जरूरी है। जैसे डिटेल एस्टिमेशन था उसी तरह हमारा अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है। तो स्टूडेंट आशा करता हूँ जो दोनों टॉपिक मैंने आज जो समझाई है वो आपको क्लियरली हो गई होगी क्लियर। तो एक बार इसको जाकर के और एक बार पढ़ लेंगे, आप खुद से भी ये नोट्स जो प्रोवाइड की गई है उस नोट्स से भी अगर पढ़ लेंगे ना तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट ये नहीं है। हाँ, इसके बाद जब कैलकुलेशन स्टार्ट होगा ना उसे काफी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कैलकुलेशन जो होगा उसकी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।